तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ कैवलरी को। लोग अगर आप चैनल पे न्यू हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिस्टर बेन की आंख लगती है। कोई आदमी उसके पास भागा आता है और कहता है मिस्टर बेन बुरी खबर। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि मिस्टर बेन अपनी सिस्टर को कहता है कि कुछ हुआ है बड़े भाई को और किसी ने शिकायत की है कि बाबा ने झूठी नबूवत का दावा किया है। तो उसकी बहन कहती है ये क्या बोल रहे हो, इसके बारे में तो सिर्फ हम और बाबा जान के नज़दीकी लोग जानते हैं। तो किसने शिकायत की। मिस्टर बेन कहता है कि ये मालूम करवा लूंगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अपने बड़े भाई को बचाना है। उसके बाद इसकी सिस्टर बोलती है कि बड़े भाई को क्या हुआ है। मिस्टर बेन कहता है मुझे लगता है वो बाबा के नाम को ख़राब नहीं करना चाहते, तो वो सब दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। इसने कहा ये सब मैंने किया है। तो लड़की कहती है ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो मिस्टर बेन कहता है जी हाँ, इस पर हमारे बड़े भाई को फांसी हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मिस्टर बेन कहता है कि मैं लोयांग जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। मगर उसकी बहन इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुको, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मिस्टर बेन कहता है नहीं, वहाँ खतरा है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं खुद वापस आ सकता हूँ या नहीं, तो तुम क्यों आना चाहती हो। मुझे पता है वो जगह खतरनाक है, मगर ये भी याद हो तुम्हें बचपन में तुम काफ़ी चीज़ों से डरते थे, मगर मैं तुम्हें उन चीज़ों से बचा लेती थी। तो नेक्स्ट में हम ये देखते हैं मिस्टर बेन और उसकी सिस्टर जंगल में घोड़े पर सवार होकर जा रहे होते हैं और मिस्टर बेन कहता है कि हम लोयांग से काफ़ी दूर हैं। उसकी बहन कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि दरवाजे बंद ना हो गए हो। तो मिस्टर बेन कहता है मेरे पास एक प्लान है जिसके ज़रिए हम अंदर जा सकते हैं। ये कहते ही वो घोड़े को और ज़ोर से दौड़ाता है तो अचानक सामने ही बग्गी आ जाती है। तो वो बग्गी से बाल बच जाते हैं, मगर बग्गी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मगर बग्गी जो चला रहा होता है इसके हाथ से बग्गी निकल जाती है और मगर वो घोड़े से उतर कर घोड़े की गर्दन से पकड़ कर बग्गी को कंट्रोल कर लेता है। तभी मिस्टर बेन कहता है ये आदमी बहुत बहादुर है। वो आदमी इसको काफ़ी गुस्से से देखता है। उससे मिस्टर बेन उससे माफ़ी भी मांगता है, मगर वो आदमी कहता है नहीं, तुमने मेरे मालिक का आराम ख़राब किया है, तुम कैसे जा सकते हो। लेकिन बग्गी से एक औरत निकलती है और कहती है कि मालिक कहता है सब ठीक है, इनको जाने दो। वो आदमी कहता है मालिक बहुत नेक दिल है, तुम जाओ। तो अचानक ही मिस्टर बेन की सिस्टर घोड़े से उतर जाती है और कहती है हम उम्मीद करते हैं आप ये भूल जाएंगे। तो अचानक बग्गी के अंदर से आवाज़ आती है कि इन्हें कैसे पता मैं बॉस हूँ, और इतनी रात में वो भी एक लड़की इतनी तेज जा रही है, कुछ ज़रूरी होगा, हमें लोयांग जाना। तो मालिक कहता है उसके दरवाजे तो सुबह सूरज निकलने पर खुलते हैं और ये एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें रात को डाकू भी होते हैं, तुम हमारे साथ चलो। हम ये देखते हैं मिस्टर बेन की सिस्टर नाच रही होती है, लोमड़ी जैसी है। कोई बोलता है मुझे भी नाचना है। मिस्टर बेन को दिखाते हैं उसकी भी आंख लगी हुई होती है। उसको अचानक अजीब से ख्वाब आ रहे होते हैं। वो अचानक उठ जाता है और कहता है बॉस मुझे अचानक से अजीब ख्वाब आ जाते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो बॉस कहता है मेरे साथ भी ये मसला है, मैं भी रात भर जागता हूँ और कभी कभी अपनी बग्गी में ही सो जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ज़िंदगी मेरे सफ़र में गुजर जाती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज तुमसे मिलूंगा। मिस्टर बेन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको तंग किया, आपके आराम में खलल डाला। तो बॉस कहता है नहीं, मैं वैसे भी सो नहीं पा रहा था, मुझे भी अजीब से ख्वाब आते हैं। बॉस कहता है तुम्हें किस तरह के ख्वाब आते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मिस्टर बेन कहता है जब मैं छोटा था मेरे वालिद ने मुझे मैथ और मार्शल आर्ट भी सिखाया, मगर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद रह गई है वो बुक है। तो बॉस पूछता है कौन सी बुक। तो मिस्टर बेन कहता है तो एक दिन मेरे बाबा जान एक बुक पढ़ रहे थे तो अचानक उनकी आंखें रुक गईं और वो थम, और उसके बाद मैंने भी काफ़ी बार उस बुक को पढ़ने की कोशिश की मगर मुझे वो समझ नहीं आई। जब मैं 14 साल का हो गया तो तब मुझे वो चीज़ समझ आ गई। जब वो बुक मुझे समझ आ गई तो मैं ख्वाब देखने लगा, तब से वो ख्वाब मेरे सच साबित होने लग गए और वो ख्वाब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और मुझे बार बार वो ख्वाब आते। मैंने ख़तरनाक चेहरे देखे लोगों के। मेरे बाबा ने कहा तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तब से आज तक मैं चैन की नींद नहीं सोया। तभी मिस्टर बेन की सिस्टर आती है और कहती है मेरा भाई कहीं भी सो जाता है। तो बॉस हंस कर कहता है तो तुम इसलिए नहीं सो सकते, क्या तुम्हें पता है मेरे जागने की वजह। तो मिस्टर बेन कहता है जी नहीं बॉस। तो बॉस कहता है मेरे ख्वाबों में एक राक्षस आता है जो उड़ रहा होता है और वो भी सोने का, और वो मेरी छत पर उतरता है। वो बहुत बड़ा है, इसके सर के पास से एक सफ़ेद लाइट गुजरती है। तो लड़की कहती है कि ये एक इमॉर्टल हो सकता है। तो बॉस कहता है इमॉर्टल कैसे, मुझे समझाओ।
तो लड़की का भाई कहता है कि इसके अंदर एक शक्ति है कि ये मालूम कर सकती है कि वो राक्षस किस जगह से आया है। तो बॉस को ये लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वो जा रहा होता है वहाँ से। तो मिस्टर बेन उसका नाम पूछता है। वो कहता है मेरा नाम जानकर क्या करोगे, हमने इसके बाद मिलना भी नहीं, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि एक शहर होता है रोम का जो दरियाफ्त होता है 815 साल के बाद। पॉम्पी सिटी में एक जिलजिला आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बांगू एक गलत और झूठी हिस्ट्री लिख रहा होता है। तब ही हमें मिस्टर बेन और उसकी बहन को दिखाया जाता है। एक आदमी को दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर बेन की बहन बोलती है भाई ये वही आदमी हो सकता है जो इस जगह का बादशाह हो सकता है। तो मिस्टर बेन कहता है चलो हमारे पास 6 घंटे हम अपने भाई को बचाने के लिए चलते हैं। तो चलो इससे पहले हमें जेंगोंग को ढूंढना है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है ये दोनों किसी आदमी के पास जाते हैं और उससे यंग मास्टर का पूछते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है तुम यंग मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हो। तो मिस्टर बेन चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है वो सेना के बीच में रहता है। तो मिस्टर बेन कहता है सेना का अड्डा कहाँ है। तो बूढ़ा आदमी कहता है वो ऊपर ईस्ट गेट बाओ जीजोंग की तरफ है, पर तुम इसे वहां नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि वो महल में ड्यूटी कर रहा होगा। तो मिस्टर बेन और उसकी सिस्टर वहां से निकल जाते हैं। मिस्टर बेन कहता है चलो हमारे पास वक्त नहीं, मैं जाता हूँ सेना की तरफ और तुम जाओ जेंगयोंग को ढूंढने। ये पहरेदारों का वक्त है, वो अपनी ट्रेनिंग समाप्त करते ही ड्यूटी के लिए जा रहे होंगे। सीधे जाकर तुम दाएं मुड़ जाना और मैं सीधा चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं लुआंग के शहर के बीच में से सेना गुजर रही होती है और बच्चे इसके साथ भाग रहे होते हैं। सब लड़कियां कहती हैं ये कितना प्यारा लड़का है। वो लड़का जेंगयोंग होता है। जेंगयोंग अचानक उधर बांसुरी की आवाज सुनता है तो इसे याद आता है ये वो ही लड़की है जो कुछ वक्त पहले इसके साथ मिली थी। इसका नाम जोहा था। तो जेंगयोंग पुराना वक्त याद आने लग जाता है। जब वो गुजर रहा होता है तो कुछ डाकू इस पर हमला कर लेते हैं ये सबको मार देता है, पर कुछ भाग जाते हैं। तो तब ही हमें जोहा को दिखाया जाता है। वो कहती है तुम्हारा एक तीर मेरे पास है। जेंगयोंग से वो लड़का पूछता है तुमने सबको अकेले कैसे मार दिया, और जो लोग भाग गए इनको अगर किसी ने पकड़ा तो इनको बहुत मारेगा और मैं इसीलिए इनका साथ दे रहा हूँ। तो अचानक जेंगयोंग को साइड से एक भागने की आवाज सुनाई देती है। जो डाकू भागा था तो जेंगयोंग उसकी आवाज सुनकर उस तरफ एक तीर चलाता है जो सीधा डाकू को लग जाता है। तो इसका दोस्त बोलता है तुम आवाज सुनकर भी किसी डाकू को मार सकते हो। लड़की भी यही कहती है। फिर लड़का बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बोलता है मैं जेंगयोंग हूँ। तो लड़का बोलता है मेरा नाम बेन है, ये मेरी बहन जोहा है। फिर हमें जेंगयोंग को दिखाए। वो अपने सिपाही को बोलता है तुम सेना को लेकर जाओ, मैं आता हूँ। फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी घर से बाहर निकलता है, उसकी पीठ पर कोई हाथ रखता है। तो हम देखते हैं वो मिस्टर बेन होता है। मिस्टर बेन कहता है मैं बेन फैमिली से हूँ। तो वो आदमी जल्दी जल्दी उसको अपने घर ले जाता है। वो आदमी कहता है पहले तुम्हारा भाई अब तुम। मिस्टर बेन कहता है मैं अपने भाई को बचाने आया हूँ। तो आदमी कहता है मुझे पता है तुम अपने बाप को बचाने आए हो। वो कहता है नहीं भाई को। तो ये सुनकर वो बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है मिस्टर बेन और आदमी एक जेल के सामने खड़े होते हैं। तो वो आदमी कहता है ये बहुत मजबूत जेल है। मिस्टर बेन कहता है मुझे नहीं पता, किसी ने रिपोर्ट की थी मेरे बाबा जान के बारे में और कहा बेन फैमिली बादशाह और हिस्ट्री के बारे में गलत बात कर रही है। वो आदमी कहता है क्या तुम सुलांग को जानते हो। तो मिस्टर बेन कहता है जी हाँ, वो आप और मेरे बाबा जान के साथ पढ़ता था। तो वो आदमी कहता है सुलांग को कुछ दिन पहले फांसी दे गई। मिस्टर बेन ये सुनकर बहुत हैरान होता है। मिस्टर बेन पूछता है इसको फांसी क्यों दी गई। वो आदमी कहता है क्योंकि इसने बहुत से गलत बयान दिए थे और ये भी कहा था वो तुम्हारे परिवार से है और आखिर में हिस्ट्री को भी बदल रहा था। तो मिस्टर बेन कहता है वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था, फिर उसे क्यों फांसी दी गई। तो वो आदमी कहता है मैं उससे 2 महीने पहले मिला था, वो विज़र्ड का आदमी बन चुका था। मिस्टर बेन कहता है ये विज़र्ड कौन है। तो आदमी कहता है वो एक बहुत फेमस आदमी है। बेन कहता है क्या कोई भी आदमी इसके बारे में नहीं पूछ सकता। तो वो आदमी कहता है जी वो बहुत ताकतवर है, हमें भी लोयांग के केस से अपना नाम मिटाना होगा, ये इतना आसान नहीं है। तो इसी वजह से तुम्हारा भाई सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, तुम्हारे बाबा जान का नाम और अपने फैमिली की इज्जत को बचाने के और अपनी फैमिली की इज्जत पर आंच न आने के लिए सारा जिम्मा अपने ऊपर ले रहा है। तो मिस्टर बेन कहता है अब तो मैं अपने भाई को वापस ला कर रहूंगा।
तो अगले सीन में हम ये देखते हैं मिस्टर बेन आदमी और उसकी सिस्टर एक साथ बैठे होते हैं, साथ में उनके एक और आदमी भी होता है और मिस्टर बेन कहता है जब इसको फांसी मिलेगी, तो आदमी कहता है ये इतना आसान नहीं। तो मिस्टर बेन कहता है पर ये नामुमकिन तो नहीं। तो मिस्टर बेन कहता है आप इसी तरह सच का साथ देकर सच के लीडर बनकर मरोगे। तो आदमी कहता है मेरा एक सवाल है आपसे मिस्टर बेन, क्या तुम इसके खिलाफ केस करोगे? तो मिस्टर बेन कहता है मैं नहीं बता सकता मैं क्या करूंगा। तो आदमी कहता है वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो साथ बैठा लड़का कहता है मेरे पास सारी तरकीब है। साथ बैठा लड़का पत्थर उछाल रहा होता है, तो जोहा इसको पत्थर पकड़ लेती है और कहती है ये क्या है? तो वो लड़का कहता है ये एक कचरा है और कुछ नहीं। तो लड़की इसको फेंक देती है। तो लड़का कहता है ये कूड़ा है मगर बहुत कीमती। तो लड़का वहां से कूद पड़ता है। तब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, काफी लोग खड़े होते हैं, बेंग जाओ ऊपर बैठा होता है। लोग पूछते हैं ये कौन है? तो लड़की बोलती है ये वही है जिसने हिस्ट्री को लिखा था। तो लड़का पूछता है अब इंपीरियल कॉलेज इसके साथ क्या करेगा? तो लड़की कहती है शायद इसके केस पर रिव्यू करेगा। एम्पायर ने कहा है इसके केस को रिव्यू किया जाए, पर ये इतना आसान नहीं। इतने में एक बंदा भाग कर ऊपर आता है और कहता है ये लोग कह रहे हैं कि हमें टोस्ट दिया जाए। तो आदमी कहता है तुम्हें बाद में मिल जाएगा। मगर नीचे से एक बंदा कहता है ये शराब का कोई फेयरवेल तो नहीं, हमें अभी टोस्ट चाहिए। तो वो आदमी कहता है जाओ इनको टोस्ट ठुसवा दो, मगर इन पर कड़ी नजर रखना, ये हिल ना पाए। अगर कोई हिला तो उसे नीचे फेंक दो। फिर वो उसको दोबारा रोकता है और कहता है नहीं 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 नहीं, और किसी को चोट ना आने पाए। बेंगो नीचे आते ही मिस्टर वांग को थैंक्स कहता है और बोलता है हम एक साथ तो नहीं थे। तो आदमी कहता है मिस्टर बेंगो को तुम्हारे और मेरे दरमियान थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। जब तुम मर जाओगे तो तुम मेरी आधी जिंदगी को अपने साथ लेकर मरोगे। तो ये कहता है क्या तुम अपने दोस्तों को देख रहे हो? मिस्टर बेन कहता है जी हाँ, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुलाया पर वो नहीं है। 3000 में से 300 स्टूडेंट तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर बेंगो कहता है इतने काफी होंगे केस को रीओपन करने के लिए। तो अचानक वो आदमी उठा और बेंगो आज एक पोएम सिखाएगा, मगर सिपाही ने इस बंदे को रोक लिया। मगर ऊपर सिपाही और उसके साथ आदमी ने आपस में बात की कि इसको पोयम गाने देना चाहिए। तो सिपाही नीचे झांक कर देखता है और कहता है इसे जाने दो। और जो सामने से लड़की आ रही है इंस्ट्रूमेंट लेकर, किसी को नहीं पता, सिर्फ मिस्टर बांगो को पता है ये मेरी छोटी बहन जोहा है। कि बेन जाओ अपने पुराने दिन याद करता है जहां वो एक लड़की के साथ बैठा और एक पोयम लिख रहा है जो 5 कैरेक्टर पर बनी होती है। तो ऊपर खड़ा आदमी कहता है ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मगर ये बात याद रखो ये तुम सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो सभी वहाँ सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो बेंजाओ को मारने का हुक्म देता है और पीछे से एक बंदा कुल्हाड़ी लेता है और बेंजाओ की गर्दन पर रख देता है। और बेंजाओ दिल में कहता है कि मेरे पिता मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। तब ही वो बंदा कुल्हाड़ी उठाता है। तब ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेंजाओ का भाई बाजार में होता है। वो एक तीर मारता है जो जाकर सीधा उस बंदे को लगता है जो बेंजाओ को मार रहा होता है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये तीर कहाँ से आया। तब वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है कि केस को रिव्यू करो, और वो सिपाही के पास जाता है। सिपाही उसको टैकल करता है और वो गिर जाता है। और तब ही अचानक वहाँ बैठा एक मोटा आदमी उठता है। तो सिपाही उससे डर जाता है। तब ही सारे इंपीरियल कॉलेज वाले उठ जाते हैं और कहते हैं केस को दोबारा रिव्यू करो, और वहाँ फाइट होने लग जाती है। तो सब बेंजाओ को बचाने जाते हैं। तो ऊपर खड़ा मास्टर देखकर बोलता है ये सारा प्लान है, ये लोग इधर ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। तभी दूसरा सर कहता है तीर को देखकर लगता है ये आर्मी वालों का है और ये सिटी के दूसरे हिस्से से मारा गया है। क्या कोई फौजी बीच में आ रहा है? वो कहता है मैं। तभी सर कहता है मैं जा रहा हूँ। और वहाँ खड़ा मास्टर कहता है हाँ यहाँ से जल्दी चले जाओ, और कहता है गार्ड्स को बुलाओ। तब हम देखते हैं कि वो सर सबको कहता है जिसने भी पता लगवाया कि ये तीर कहाँ से आया है मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। फिर हम वहाँ वही फाइट देखते हैं जिसमें यही बोला जा रहा होता है कि केस को रिव्यू किया जाए। स्टूडेंट बोलते हैं बेंजाओ इंपीरियल कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उसके लिए हम जान दे देंगे। तो मास्टर कहता है तुम लोग रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ और गार्ड्स और एक सर आ रहा होता है जिसको वो स्टूडेंट रोकता है। तो सर कहता है क्या तुम्हें भी मरने का शौक है? तो वो लड़का कहता है मेरा नाम वांग चोंग है, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजर कर आगे बढ़ना होगा। तो सारे स्टूडेंट आगे आ जाते हैं और यही कहते हैं
तो वो आदमी हुक्म देता है कि सबको गिरा दो मगर किसी को चोट ना आए। ये कहते ही वो लड़ाई शुरू होती है तो कोई अचानक बेंजाओ के सर पर वार करता है और उधर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर उसको वहां से ले जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सर कहता है इन तीरों में से एक भी तीर गायब नहीं। इतना ढूंढने के बाद यहाँ 50 और इनके सिवा यहाँ कोई भी नहीं। तो पीछे एक गार्ड खड़ा बोलता है सर पीछे देखें वहाँ स्मोक हुआ है और वो बेंजाओ भी गायब है। तो ये कहते ही वो सर मुड़ता है पीछे देखता है और कहता है जाओ जल्दी वहाँ और उसका पीछा करो। सर ये कहता है स्मोक किसने किया? तो एक गार्ड आता है और कहता है सर कह रहा है कि आप हो सकते हैं। तो दोनों सर आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं और आपस में ही फाइट शुरू कर देते हैं और कहते हैं इंपीरियल कॉलेज मेरा है तुम चले जाओ। तो वहाँ से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं और मास्टर आकर कहता है कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, हम उन डाकुओं को पकड़ेंगे। तो वो सर कहता है पहले इसको यहाँ से भेज दो। मास्टर बोलता है पागलों मैं गार्ड को बुलाकर दोनों को निकलवा दूंगा। तो सर कहता है ये हम में से किसी ने ही किया है, स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो सर बोलता है कोई मिलिट्री का आदमी है। तो सब हैरान होते हैं और मास्टर बोलता है इसे ढूंढो ये कौन है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सब बाहर निकल रहे होते हैं। बेंजाओ भी उधर होता है और वो उसकी सिस्टर किसी को घोड़ा गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ खड़ा आदमी बोलता है क्या ये बेन फैमिली है? तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों सर और वो मास्टर खड़े होते हैं। वहाँ से स्मोक ग्रेनेड के टुकड़े को उठाकर बोलता है ये सब खतरे में हैं और इन लोगों ने अगर स्मोक किया भी हो तो ये बेंजाओ को वहाँ से ले जाते मगर बेंजाओ को तो नहीं ले गए। तो बेंजाओ बोलता है मैं कानून कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं यही हूँ और मैं यहाँ से रिहा होकर ही जाऊंगा। तो मास्टर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा बेंजाओ। बेंजाओ कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं, वो भी इस रोशनी के वक्त। रात को मुझे तुम मार सकते हो वो अलग बात है मगर मैं तुम लोगों को अपना शिकार नहीं करने दूंगा। तो मास्टर कहता है तुम एक दिन बच गए हो तो तुम बहुत ही हवा में आ गए हो, कल मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। बेंजाओ कहता है मेरे केस को रिव्यू करो। तो वो मास्टर कहता है तुम्हारे मरने का हुक्म बादशाह ने दे दिया है। तो बेंजाओ कहता है अगर मैं कुछ कीमती चीज दे दूं क्या मैं बच सकता हूँ? बादशाह को देखते हैं जो बेंजाओ की दी हुई चीज को देख रहा होता है और कहता है ये अजीब सी चीज क्या है। और वो मिस्टर बेंजाओ से मिलने के लिए अपने सिपाही को बोलता है। उसके गार्ड्स मिस्टर बेंजाओ को उसके सामने ले आते हैं और बादशाह कहता है क्या तुम बेंजाओ हो, मुझे अपने बारे में बता। तो ये कहता है मैं बेंजाओ नहीं, मैं बेंजाओ का भाई बेंचाओ हूँ। तो बादशाह हैरान होता है। तो बादशाह कहता है क्या वो तुम हो जिसने हिस्ट्री को चेंज किया और कल वहाँ पर इतना बड़ा स्मोक ग्रेनेड फेंका? तो बेंचाओ कहता है नहीं वो मेरा भाई है, कल जब स्मोक हुआ तो मैंने उसे किडनैप किया, उसकी जगह खुद आ गया। तो मास्टर कहता है झूठ मत बोलो वो यही है, कल कोई किडनैप नहीं हुआ उस जगह से। तो मास्टर कहता है बादशाह मेरा यकीन करो ये झूठ बोल रहा है। बेंजाओ कहता है मैं और मेरा भाई ट्विंस हैं, हमने खाली एक दूसरे का ड्रेस बदल लिया था। तो मास्टर कहता है मुझे नहीं पता बादशाह जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इनको बिल्कुल नहीं पहचाना। तो बादशाह पूछता है कि तुम दोनों ट्विंस में से किसने ये गलत हिस्ट्री लिखी? तो बेंजाओ कहता है ना मैंने लिखी है ना मेरे भाई ने लिखी है। तो वहाँ खड़ा मास्टर कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं इनके खिलाफ। तो बेंजाओ वहाँ खड़ा बोलता है मेरी फैमिली मशहूर है इसी हिस्ट्री लिखने के बारे में, पर हम सदियों से हिस्ट्री लिख रहे हैं, आज तक हमने ऐसी गलत हिस्ट्री नहीं लिखी। तो मेरा फादर बेंजाओ भी यही काम करता था, तो हमारी सेकंड जनरेशन ने भी इसी काम को तरजीह दी। मेरे पिता की मौत के बाद मेरे भाई ने इसकी हिस्ट्री को पूरा किया, वो भी सही तरीके से। तो अब हम लोगों पर झूठा केस लगा दिया है, ना ही कोई असली इन्वेस्टिगेशन हुई। तो मास्टर कहता है तुम्हारी फैमिली कोई बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, बेवकूफ़ सुलियांग ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। तो बेंजाओ कहता है सुलियांग एक झूठा आदमी है, ये मैं साबित करूंगा। तो मास्टर कहता है क्या तुम सुलियांग को गलत बोल रहे हो और उसका नाम लेकर भागना चाहते हो? और फिर मास्टर कहता है जब हम इसके घर गए तो वहाँ काफ़ी बुक्स पढ़ी थी हिस्ट्री के खिलाफ। तो बेंजाओ कहता है नहीं वो साइंस की बुक्स हैं जो मेरा भाई पढ़ रहा था कि लोगों ने किस तरह के गलत बातें लिखी हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो बादशाह कहता है
क्या तुम्हारी सिस्टर बता सकती है कि आगे मौसम कैसा है? और तुम्हारा भाई एक अच्छा स्टूडेंट है और तुम्हारा बैकग्राउंड भी स्टूडेंट है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? और तुमने कहा जैसे कि तुम्हारे पिता ने ही हिस्ट्री लिखी है, तुम्हारे भाई क्यों बोल रहा है कि मैंने ये हिस्ट्री लिखी? तो बेन जाओ कहता है कि मेरे भाई नहीं चाहता कि मेरे पिता की इज्जत खराब हो जो उसने इतने बरसों कमाई, ये वजह है कि उसने सारा जिम्मा लिया। तो बादशाह कहता है वो ठीक है, पर तुमने अपने भाई को उस जगह से भगाया जहाँ सज़ा मिलती है। तुम कोर्ट में भी जा सकते थे और रिक्वेस्ट करके अपने भाई का केस रिव्यू कराते, पर तुमने ऐसा ना किया बल्कि तुमने कानून अपने हाथ में लिया। तो बेन चाओ कहता है मुझे हर सज़ा मंजूर। तो बादशाह कहता है तुम हर चीज़ अपने ज़िम्मे पर लेते हो। ये बोलते ही वो गार्ड्स को बोलता है इसकी हथकड़ी खोल दो। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि बादशाह उसको बाहर ले जाकर एक घोड़े के पास खड़ा करता है और कहता है क्या तुम इसकी नस्ल जानते हो? तो वो कहता है हाँ, ये तो बहुत कीमती नस्ल का है जिसका नाम 1000 माइलस्टोन है। और बाकी सब इस घोड़े को दूसरे घोड़ों के साथ कंपेयर करते हैं। ये पिछले जनरल के पास होता था, इसका नाम मायोन था, जिसने ये बादशाह को गिफ्ट दिया था। जब पहली दफ़ा बादशाह मायोहान से मिला था तो उस टाइम गोंगशू बादशाह था जेंगडू का। मायोहान और गोंगशू बहुत अच्छे दोस्त थे। जब जनरल ने कहा कि ये घोड़ा मैं किस बादशाह को दूँ, तो उस टाइम गोंगशू सनशाइन ने कहा ये बचपन से शौक रखता है घोड़े का, इसको दे दो, ये मेरा दोस्त है और मेरे भाई की तरह है। तो उसने अपने दोस्त की खातिर कुर्बानी दी और आज इतने सालों बाद मैं कोई तुम्हारे जैसा लीडर देख रहा हूँ, पर आखिर में यही आता है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं। तो बादशाह गार्ड्स को कहता है इसे ले जाओ कस्टडी रूम में। तो गार्ड्स कहते हैं, तो गार्ड्स उसको कस्टडी रूम में ले जाते हैं। तो एक गार्ड पूछता है अभी जो आपने स्टोरी बताई वो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि बेन चाओ ज़मीन पर रोने लगा। बादशाह कहता है सच बताओ बेन चाओ ज़मीन पर रोने लगा? तो गार्ड कहता है बादशाह साहब जी मैं सच कह रहा हूँ। बेन चाओ ज़मीन पर लेट कर रोने लगा। तो बादशाह कहता है वाकई में? तो वो सर्वेंट कहता है जी हाँ सब। तो बादशाह कहता है किसी को बोलो जाओ पूरी हिस्ट्री के रिकॉर्ड लाओ, मुझे वो सब देखने हैं एक बार। नेक्स्ट सीन में हम बेंगो और उसके फादर के दोस्त को देखते हैं जो बेंगो से कहता है क्या तुम इधर सेफ हो? तो बेंगो कहता है जी हाँ, ये वुमेन आर्मी की एरिया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो तब बेंगो की सिस्टर को देखते हैं जो हिस्ट्री देख रही होती है। तो वो आदमी कहता है उसको तुम्हारे भाई ने क्या अनाब शनाब लिखा है? तो जोहा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई को पर पूरा भरोसा कर दो। वो आदमी कहता है तुम लोग झूठे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम लोग किस मुश्किल में फंस गए हो। तो जोहा कहती है तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है कि तुमने बेन चाओ की स्किल्स नहीं देखी। बूढ़ा आदमी कहता है स्किल्स की बात नहीं है, तुम्हारे भाई को वो नहीं छोड़ेंगे। तो बेन चाओ की सिस्टर कहती है मैं अपने भाई के साथ हूँ, वो तुम सबको जिंदा निकल कर दिखाएगा और तुम सब उसके बराबर नहीं हो सकते। तो बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग ऐसा क्या करोगे? तो जोहा कहती है पता नहीं, वो बहुत बड़े काम कर चुके हैं और उसने बेन चाओ के साथ मिलकर वुलोंग को भी मारा था जब मैं 14 साल की थी। तो उस दिन मैंने एक पोयम भी बनाई थी। तो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम लड़की ही हो? और वो परेशानी से गिर जाता है। तो वहाँ सीन चेंज होता है, हम बेंगाओ और उसके पिता के दोस्त को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम बादशाह को देखते हैं जो वहाँ बुक्स उठाकर घूम रहा होता है और अपने सर्वेंट से कहता है, बादशाह कहता है ये कितनी अच्छी बुक्स हैं। तो उसका सर्वेंट कहता है बादशाह सलामत, कोर्ट का वक्त हो गया है, चलें अभी आपको फैसला करना होगा। तो वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो बैठा ये सोच रहा होता है अगर ख्वाब सच्चे होते तो ये कितना अच्छा होता, हर ख्वाब सच्चा होना कितना जरूरी है। कहता है कि मेरे पास भी पैसा होता मैं भी अपना पैसा उड़ाता, मेरे भाई भी बचे हुए होते इन सब झंझटों से। देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं जो डांसिंग गर्ल को देखकर बोल रहे होते हैं ये कितनी प्यारी लड़की है। डांसिंग गर्ल वहाँ पर खड़ी नाच रही होती है। वहाँ बैठे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर डोंग होता
होता है। वो डांसिंग गर्ल उसके पास आती है, ये उसको किस कर रहा होता है मगर वो अपना मुंह फेर कर शर्मा जाती है और सब लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। फिर हम मिस्टर बैन को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा चाय पी रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा भागा आता है और उसकी सारी चाय गिरा देता है। तो मिस्टर बैन पूछता है क्या हुआ? वो कहता है वो आ रही है। मिस्टर बैन कहता है कौन आ रही है? बोलता है एक और खूबसूरत सी डांसिंग गर्ल। मिस्टर बैन कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ डांस दिखाने लाए हो? तो वो आदमी कहता है कि तुम इसको एक बार देखकर पागल हो जाओगे। फिर वो थोड़ा डांस करती है। उसके बाद मिस्टर बैन पूछता है ये इतनी प्यारी है? तो वो आदमी कहता है ये जब तुम्हारे पास आएगी तुम इसको नजदीक से देखोगे तो मुझे थैंक्स बोलोगे। अभी मिस्टर बैन एक पर्दे को देखता है और पूछता है क्या अभी ये इस पर लटकने वाली है? अभी उस आदमी के मुंह से सारी चाय निकल कर गिर जाती है। मिस्टर बैन को कहता है कि तुम वही पुराने चोर हिस्टोरियन ही रहोगे। एक नई लड़की है वो ऐसा थोड़ी करेगी कि यहाँ पर लटकेगी, वो सिर्फ एक डांस ही करेगी। वो अभी तक बिल्कुल फेमस भी नहीं है। अभी तक कुछ जवान लड़के इसको देखने आते हैं। बाद हम देखते हैं कि वो लड़की ड्रिंक लेकर मिस्टर बैन और उस आदमी के पास आती है। वो कहता है ये मेरा भाई मिस्टर बैन है। वो लड़की बोलती है हेलो मिस्टर बैन। मिस्टर बैन भी हेलो करता है। उसके बाद वो पूछता है कि मैंने सुना है आप कुशान से हैं। लड़की कहती है जी हाँ। उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ हांस डेंसिटी में क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं ये हांस डेंसिटी में ही पैदा हुई हूँ। मिस्टर बैन कहता है कुशान तो वेस्ट पर बहुत दूर है, क्या ये बात सच है? तो वो लड़की कहती है हाँ। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या कभी तुमने वापस जाने का नहीं सोचा? तब वो मिस्टर बैन को कोई जवाब ही नहीं देती। तो मिस्टर बैन उसको कहता है थैंक्स ड्रिंक के लिए। अभी वो उठकर वहाँ से चली जाती है लेकिन इन दोनों की नजरें उस पर से नहीं हटती। मिस्टर बैन उससे पूछता है क्या ये हमेशा इसी तरह के कपड़ों में होती है? तो वो कहता है हाँ ये हमेशा इसी तरह के कपड़ों में घूम रही होती है। मिस्टर बैन से कहता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? बैन इसको कोई जवाब नहीं देता। फिर वो इस ड्रिंक को पी लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बैन और वो आदमी बाहर आते हैं और देखते हैं एक आदमी बैठा होता है। सब लोग उसके पास जमा होते हैं और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये आदमी बहुत ही अमेजिंग आदमी है। वहाँ खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें ऐसा क्या है? तो वो आदमी कहता है क्या तुम वाकई में इसको नहीं जानते? फिर हमें पता चलता है कि इसने भी हिस्ट्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है। तो मिस्टर बैन इसका बोर्ड और वो बैनर को तोड़ देता है और वो आगे बढ़ते हैं। तब वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम अभी भी योहान नाम का बंदे का पीछा कर रहे हो? मिस्टर बैन कहता है हाँ मुझे हमेशा लगता है कि हमारी फैमिली के साथ ना इंसाफी हुई है। आदमी पूछता है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो मिस्टर बैन कहता है युआन और लुयोंग एक दिन अचानक हमारे घर में आए थे तो और हमारी फैमिली के साथ बदतमीजी की थी और मेरे भाई को भी उठा कर ले गए थे। अभी वो आदमी कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मिस्टर बैन कहता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहता है कि अब मैं जानूं और वो जाने और अब मेरा रास्ता यही है। देखते हैं मिस्टर बैन और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है। इसके आसपास दो गार्ड्स घूम रहे होते हैं। एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि आज भी मिस्टर बैन कैंडल लाइट्स में क्या पढ़ रहा है? आदमी कहता है मुझे भी यही लगता है, इसीलिए वो इतना इंटेलिजेंट है। इन लोगों ने हिस्ट्री को खराब किया था। अभी वो दूसरा सिपाही कहता है क्या पता ये कुछ रूमर्स हों। मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर बैन एक बहुत अच्छा बंदा और उसके पास बहुत ही अच्छी याददाश्त है। वो कहते हैं मगर जो भी है अगर हमारी हिस्ट्री को कोई गलत लिखेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। बस में बात करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें पता है क्या मिस्टर बैन कौन सी बुक पढ़ रहा है? कहता है कि आज एक स्वीपर कमरे को साफ कर रहा था तब उसने बोला वो एक बेम्बू की बुक पढ़ रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर बैन को देखते हैं जो एक बुक पढ़ रहा होता है और अचानक उसको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पीछे से कोई हाथ आ रहा होता है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है उसको पता चलता है कि ये सब सारा उसका वहम है। वो कहता है कि मेरी बहन ज़हाओ किधर है? अपने बहन भाई के पास जरूर जाऊंगा। बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर बैन उसी टेबल पर बुक पढ़ते पढ़ते सो गया है और एक आदमी दरवाजा खोलता है और उसके पास आता है और पहले तो वो उसको उठा रहा होता है मगर फिर वो एक चिट्ठी देखता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम उसी बंदे को देखते हैं जो गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कहता है कि हम हिस्ट्री को दोबारा से नहीं लिख सकते, वो रिकॉर्ड सारे खराब हो जाएंगे क्योंकि मेरे पिता को सब पता था और हमें कोई मालूमात भी नहीं है। तो उसके साथ बैठ
बैठा आदमी कहता है जैसी आपकी मर्जी। वो बैठा आदमी कहता है कि पिता मुझे भी गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे। वो साथ में बैठा आदमी कहता है नहीं पिता तुम्हें करवाना चाहते थे, अगर वो उस टाइम बहुत गुस्से में थे तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था तुमसे। तो वो कहता है कि आपका शुक्रिया, मुझे तो ये मालूम नहीं था। अभी वो साथ बैठा आदमी कहता है शुक्रिया तो तुम्हारा, तुम मेरे भाई हो, तुमने हर टाइम मेरा साथ दिया। तो वो कहता है ब्रदर बेंगू क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेंगू से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम वेस्ट की मार्केट में जेंगोक के साथ हुआ करते थे, वो भी एक इंपीरियल गार्ड बनकर। भाई कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, मगर मैं लुयांग से उसकी सारी तरकीबों का आइडिया लेना चाहता था, इसीलिए मैं इंपीरियल गार्ड बना हुआ। वो पूछता है भाई बेंगू आप इस बारे में मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। वो कहता है मुझे पता है तुम्हें इस बारे में बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो और तुम्हारी एक अपनी भी राय है, मगर तुम जो रात को कमरे में बैठे बुक पढ़ रहे थे इसलिए मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी अपनी स्टडीज को सीरियसली पढ़ रहे हो, तो मैं इस बात से बहुत हैरान हो रहा था, मगर ये हमारी बेन फैमिली की पॉलिसी के खिलाफ है। तभी बेंचाओ आता है अपने भाई से कहता है कि मुझे ये नहीं पता था, जो मैं कर रहा हूँ वो हमारी बेन फैमिली के खिलाफ है। अभी मिस्टर बेंगू से कहता है कि खाने बनाना बंद करो, जिस तुम कर रहे हो उस पर खड़े तो हो कम से कम, जो तुम बुक पढ़ रहे हो उसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उस वर्ड्स को पूरा कोई भी नहीं कर सकता। तो मिस्टर बेन कहता है कि मैं उन वर्ड्स पर पूरा उतरूंगा और जो जो उस बुक में लिखा है मैं वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। वो पूछता है क्या तुम मास्टर स्वॉर्ड टेक्निक्स भी सीखोगे। तो वो कहता है मैं मास्टर स्वॉर्ड टेक्निक ही सीखना चाहता हूँ असल में। उसका भाई कहता है इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं इसकी इजाजत तुम्हें नहीं दे सकता। बेन चाओ कहता है कि अगर मैं इस टेक्निक को सीख गया तो इससे हमारे पूरे खानदान को फायदा होगा। मिस्टर बेंगू कहता है क्या पढ़ने से हमारे खानदान को क्या फायदा होगा। तो मिस्टर बेन चाओ कहता है कि पढ़ना भी वही चीज है, मैं पढ़ रहा हूँ तो कल मैं इस टेक्निक को सीख भी सकूंगा। मिस्टर बेंजाओ कहता है पिता ने मुझे नहीं छोड़ा और अब आप ऐसा कर रहे हो। कहता है कि हमारा बैकग्राउंड एक हिस्टोरियन है, तुम ऐसा नहीं करो, इससे हमारे खानदान की इज्जत में बहुत कमी होगी। कहता है कि मैं खानदान की इज्जत आपकी और पिता की इज्जत के साथ साथ हिस्ट्री का भी ख्याल करते हुए ये काम करूंगा और मुझे इस रस्म को तोड़ना ही होगा जो हमारी पुश्तों से चली आ रही है। अभी उसका भाई कहता है ये तुम कैसे करोगे। तो सामने बैठा बेन चाओ कहता है कि अब हिस्ट्री में जाओ और पिछला प्रोसीजर देखो, जो डरता था वही सबसे पहले मारा गया और जिसने लड़ा वो अभी हेवन में बैठा हुआ है। तभी मिस्टर बेंगू गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो नीचे बैठा बेंजाओ कहता है नहीं मैं तो ये करके रहूंगा। तो मिस्टर बेंगू बहुत गुस्से में आता है और कहता है जाओ जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, अगर पिता की इज्जत में कोई भी कमी आई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी वो कहता है कि लड़कियों को आप लोगों ने इतनी छूट दी हुई है तो हमें भी दे दो, जैसे कि तुम जाओ को ही देख लो। वो कहता है जाओ तो वेदर प्रेडिक्ट करती है, वेदर प्रेडिक्ट करना इतना ही आसान है, तुम जाओ उसकी बुक को किसी तरीके से चेंज करके दिखाओ मुझे। अभी ये कहता है कि वो तो जब से पैदा हुई है तब से प्रैक्टिस कर रही है, मुझे भी अगर उसी वक्त से तुम लोग प्रैक्टिस करवाते तो आज मैं भी वेदर प्रेडिक्ट कर सकता। उसका भाई कहता है सबके पास एक अपना अपना टैलेंट होता है, तुम्हारे पास कोई और है और उसके पास कोई और। तभी वहाँ से बुक्स उठा रहा होता है तो वो उसके हाथ से पकड़ लेता है और कहता है टैलेंट, मुझे पहले टैलेंट का कोई कॉन्सेप्ट बताओ तो तुम उसे मेरे साथ ही इनजस्टिस होता हुआ आ रहा है। और बेंगो कहता है कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि पहले तुम प्रैक्टिस करो अकेले में, फिर आकर हमें बताओ। बेंजाओ कहता है अगर मैं प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे इस काम करने के लिए। मिस्टर बेंगो कहता है इसकी बारे में तो तुम भूल ही जाओ और अब बहस को खत्म करो। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बेंगो एक लेटर निकाल कर देता है और कहता है कि ये लेटर तुम्हें एक इंपीरियल अफसर यूफू ने दिया है और तुमसे एक रिक्वेस्ट की है कि ने अभी तक जितने भी प्रोवर्ब सॉन्ग्स इकट्ठे किए हैं वो जोहाओ को दे दो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बेंगो बाहर आ जाता है, बेन चाओ अकेला कमरे में बैठा होता है और बहुत गुस्से में कह रहा होता है योहान मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, आखिर मैं तुमसे अपने सारे बदले ले लूंगा। हमें उसी क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फेमस लड़की डांस कर रही होती है। हम मिस्टर बेन को देखते हैं, वो सो रहा होता है तो उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे उठाता है और कहता है कि जल्दी उठो वो स्टेज पर आ गई है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत अमेजिंग डांस कर रही होती है। सब लोग वहाँ पर बैठे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसी लोमड़ी की तरह चकदार है और उसकी बॉडी में हड्डी नहीं है, क्या सिर्फ रबर से बनी हुई है।
अभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपना डांस पूरा करती है, वो वहाँ से जा ही रही होती है कि अचानक से एक लड़की उसके पास भाग के आती है और उसके कान में कुछ कहती है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ के जो मालिक होते हैं क्लब के, मिस्टर मार्क्विस, उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया होता है। तो यहाँ पर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़की पागल है क्या, उसके पास जा रही है। उसका दोस्त उसके कहता है कि जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि तुम्हें उसके साथ कोई अट्रैक्शन तो नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया था और अब तुम उसकी बहुत चिंता कर रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। हम उस लड़की को देखते हैं जो मिस्टर मार्क के कमरे से भाग के आती है और उधर बालकनी की तरफ लटक जाती है। तो सब यू कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो, वो लड़की वहाँ पर लटक रही है। अभी हम मिस्टर मार्क्विस को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो लड़की मिस्टर मार्क्विस से कहती है कि इस जगह से कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तुमसे मसला है, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अभी मिस्टर बेन का दोस्त नीचे आता है और कहता है कि लड़की तुम अपने को नीचे फेंक लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कैच कर लूंगा। तब मिस्टर मार्क्विस थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें कौन पसंद है, अगर मैं नहीं पसंद तो। वो लड़की उधर बैठे मिस्टर बेन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद है। अभी मिस्टर बेन का दोस्त नीचे खड़ा कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत गुड है। तो मिस्टर मार्की वहाँ पर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। लड़की मिस्टर मार्की से रिक्वेस्ट करती है कि कहती है मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं उसी के साथ जाऊंगी और मेरा दिल उसी के पास है, अगर मैं तुम्हें मिल भी गई तो तुम्हें मेरा दिल नहीं मिल पाएगा। तो उधर मिस्टर मार्की कहता है मुझे तुम्हारा दिल नहीं, मुझे तो तुम चाहिए। फिर हम देखते हैं मिस्टर मार्की उस लड़की से कहता है कि अगर उस लड़के को मैं खरीद लूं और वो तुम्हारे प्यार में नहीं आया और उसे मैंने कुछ गोल्ड कॉइन से खरीद लिया तो क्या तुम फिर उसे छोड़ दोगी। अब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो वहाँ पर सो रहा होता है। मिस्टर मार्की का गार्ड उसके पास 100 गोल्ड कॉइन लाता है और मिस्टर मार्की बेन से कहता है कि ये 100 सिल्वर कॉइन्स लो और इसे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो उठता है और कहता है कि मैंने इसे पकड़ा ही कब है जो मैं इसे छोड़ दूं। और वो फिर उस मिस्टर मार्की से कहता है कि अगर मैं ये 100 गोल्ड कॉइन नहीं लूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तभी मिस्टर मार्की कहता है कि तुम्हें मैं इस सिटी से निकलने भी नहीं दूंगा और इसी सिटी में तुम्हें मार दूंगा, साथ साथ तुम्हारे दोस्त को भी। तो उसका दोस्त सोचता है कि इस पूरी सिटी पर मिस्टर मार्की का ही कब्जा है और एक दफा अगर हम इस सिटी में फंस गए तो फिर ये हमें कभी भी यहाँ से नहीं जानेगा। तब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो एक्शन में आकर उन सबको वहाँ पर मार देता है और मिस्टर मार्की को पकड़कर उस बालकनी से लटका देता है। तब उसके गार्ड भी उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अगर उसके गार्ड उसको कुछ करेंगे तो मिस्टर मार्की को वहाँ से छोड़ देगा। तो मिस्टर मार्की ने हुक्म दिया होता है कि इसको कुछ भी मत करो। अभी वो लड़की मिस्टर बेन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, मुझे बचाओगे या मुझे इन्हीं गुंडों के बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो मिस्टर बेन उस लड़की से कहता है कि अभी तुम देखती जाना मैं क्या करने वाला हूँ। तभी वो मिस्टर मार्की को वहाँ नीचे फेंक देता है और कहता है कि इसे पकड़ो। उसके गार्ड मिस्टर मार्की को जैसे ही पकड़ते हैं, मिस्टर मार्की अपने गार्ड को हुक्म देता है कि पागल हो जाओ, उन्हें पकड़ो और उनको उधर ही मार दो। यहाँ पर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो उस लड़की को कमर से पकड़ के उस खिड़की से निकलता है और उस बाजार की तरफ भागने लग जाता है। यहाँ तो मिस्टर बेन सबको चकमा दे के यहाँ से निकल जाता है, मगर वो मिस्टर मार्की वहाँ पर खुद आ जाता है और मिस्टर मार्की इनको देख लेता है और वो मिस्टर मार्की के सामने से भाग रहे होते हैं। मिस्टर मार्की अपने गार्ड को हुक्म देता है कि इन्हें पकड़ो और ये यहाँ से नहीं निकल पाए, अगर वो यहाँ से निकल गए तो तुम सबको मैं इस दुनिया से निकाल दूंगा। मिस्टर मार्की तीर लेता है और उन पर निशाना बराबर कर लेता है। इस तीर से मिस्टर बेन बहुत घायल हो जाता अगर ये तीर से लगता, मगर वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और मिस्टर मार्की की बग्गी पर एक लकड़ी मार देता है जिससे वो बग्गी आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाती है और मिस्टर मार्की वहाँ पर गिर ही जाता है। फिर हम मिस्टर मार्की को देखते हैं जो वापस होश में आता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि जाओ पकड़ो। वो लड़की बोलती है तुम सब मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ का हर गली का रास्ता पता है तो मुझे फॉलो करो। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं, मगर एक तीर आता है जो मिस्टर बेन के दोस्त होते हैं उसके पास से ही गुजर जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो मिस्टर का बेन का दोस्त नहीं बल्कि मिस्टर बेन का भाई बेन चाओ है। और फिर वो वहाँ से वापस भागना शुरू करते हैं। वो सामने भागने ही लग जाते हैं कि अचानक सामने रास्ते में दीवार आ जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो मिस्टर बेन को कहता है कि अब हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मगर हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पास एक रस्सी होती है और वो रस्सी को देखकर बेन चाओ बहुत खुश हो जाता है और रस्सी उस हवा में फेंकती है। तो मिस्टर बेन बहुत हैरान होता है कि ये रस्सी कैसे हवा में ही अटक गई। अभी हम उस लड़की को देखते हैं वो अपनी डांसिंग स्किल्स की वजह से उस रस्सी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है, मगर जब बेन चाओ और उसके भाई की बारी आती है तो वो लड़की उस रस्सी को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। तो बेन चाओ वहाँ पर बहुत हैरान होता है और उसका बड़ा भाई कहता है कि वो चालाक लड़की हमारे साथ खेल कर चली गई और हम उसके खेल में शामिल होकर अपनी जान को खतरे में डाल बैठे हैं। और कहता है कि अब हम पास फाइट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ वो सिटी में आ जाता है और अपने गार्ड से पूछता है कि मार्कुस के गार्ड यहाँ पर घायल क्यों पड़े हुए हैं। तो उसका गार्ड बताता है कि ये सब लोग एक डांसिंग गर्ल के पीछे लड़ रहे हैं। तो वो मास्टर कहता है कि इन सब को सिर्फ गर्ल्स की पड़ी हुई है और इनसे कुछ होता भी नहीं, चलो यहाँ से चले वरना ये हमें भी अपनी तरह बना लेंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहीं पर ही बेंचा और उसके भाई को देखते हैं जो एक मटके के अंदर छुप गए होते हैं। वो जब अपना सर निकालते हैं तो उन्हें सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। अभी वो उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपका थैंक्स, आपने हमें यहाँ पर छुपने की जगह दी वरना वो हमें यहाँ पर मार ही देते। अभी वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने हिस्ट्री के बारे में कुछ गलत किया है। सुनते ही बेंचा हैरान होता है और कहता है कि आपको ये बातें कैसे पता चली। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल जवानी में बहुत ज्यादा तेज थी, अब तक उसका कुछ कुछ असर बाकी है। इसी के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों की हाथों की लकीरें भी पढ़ सकता हूँ। तो मिस्टर बेंगो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ये लो मेरा हाथ और इसकी सारी लकीरें पढ़ के बताओ मुझे आगे क्या होने वाला है। तो वो बूढ़ा आदमी मिस्टर बेंगो से कहता है कि तुम्हारी ये लकीरें देखकर लगता है कि तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें तुम्हें सिर्फ सफलता ही मिलेगी और तुम एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन बनकर सामने आओगे और तुमसे हर सिटी के लोग डरेंगे। दोनों साइडों के लोग तुम्हारे ही पीछे पड़ेंगे कि तुम हमारे लीडर बन जाओ और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा पैसे आएंगे और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और इसकी वजह तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। तो आज से ही तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और ये मेरी सारी बातें सच्ची हैं, अगर तुम्हें झूठ लगे तो तुम कुछ अरसे बाद आकर मुझे यहाँ पीट लेना। अभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये मिस्टर बेंचाओ का सिर्फ एक ख्वाब था जो ख्वाब उसने अपनी जवानी में देखा था और वो बूढ़े आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी डेस्टिनी 1000 माइलस्टोन दूर है। तो फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। उस बादशाह और उसके गार्ड को देखते हैं जो मिस्टर बेंचाओ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो ऊपर छत पे चढ़ा बैठा होता है। उसका गार्ड उसे आवाज मारता है और वो नीचे आ जाता है। बादशाह और उसका गार्ड उसके सामने खड़े होते हैं तो वो उस बादशाह को वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है। फिर हम देखते हैं कि बादशाह उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो। मिस्टर बेन कहता है नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मैं भूल कर भी ये गलती नहीं करूंगा और आज एक हॉलीडे है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज तुम्हारा फैसला कर सकता हूँ कि नहीं। बादशाह कहता है कि तुमने एक पिटीशन करवाई थी और वो तुम्हारे भाई ने रिफ्यूज कर दी थी और तुम इस तरह आप भागना चाहते हो कि क्योंकि तुम्हारी पिटीशन भी रिफ्यूज हो चुकी है। और बादशाह उससे कहता है कि तुम टेक्निकली भी जोर हो और तुम मार्शल आर्ट में भी बहुत जोर हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने वो सिटी में मिस्टर मार्क्यू को बहुत मारा है। तभी मिस्टर बेन कहता है मेरे मेजेस्टी आपको कैसे पता कि मैंने उसे मारा है। तो वो बादशाह कहता है तुम इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूं तो तुम इसके बाद कहाँ जाओगे। मिस्टर बेन कहता है कि मैं आगे वेस्टर्न रीजन की तरफ जाना चाहूंगा। बादशाह हैरान होता है और पूछता है कि वेस्टर्न रीजन की तरफ तुम क्यों जाना चाहोगे। तो मिस्टर बेन कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने जाऊंगा जो हमें बिल्कुल बेगुनाह साबित कर लेंगे। वो बादशाह बोलता है कि मुझे समझाओ किस टाइप के क्लू। तो मिस्टर बेन कहता है कि रीचेज इन द माउंटेन और क्विलिन माउंटेन। बादशाह कहता है क्विलिन माउंटेन जो कि एक मदर है वेस्ट में रहने वालों का। पर मिस्टर बेन कहता है कि वो एक ड्रीम प्लेस है और उनकी मदर भी हमारे ड्रीम को पूरे करने में मदद करेगी और मैं अपने सारे ड्रीम पूरे करने के लिए वहां जाऊंगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही वापस लौटूंगा। अभी बादशाह कहता है कि तुम में भी मेरी जैसी खासियत है, मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता था, तो इसी वजह से मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें वेस्ट रीजन की तरफ पहुंचाने में मदद करूंगा। रीजन से हमारा ताल्लुक तो 7 इयर्स अगो ही खत्म हो गया था, मगर कुछ यादें अभी भी बाकी हैं जिसकी वजह से शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मिस्टर बेन खुश होता है और आगे बढ़ता है और बादशाह को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ख्वाब को समझ पाए। अभी वो बादशाह उससे कहता है कि कोई मसला नहीं क्योंकि मैंने भी ऐसे ड्रीम देखे थे मगर मेरे साथ कोई नहीं था जो इस ड्रीम्स को पूरा कर पाए। अभी बादशाह कहता है कि एक शर्त है, मैं वहाँ तुम्हें बहुत आसानी से पहुँचा दूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मिस्टर बेन कहता है मेरी जान भी आप पे कुर्बान बादशाह साहब, आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तो मिस्टर बेन को वो बादशाह कहता है कि मेरा एक गोल्डन स्टैचू था जो वहीं पर रह गया था और तुमने वापसी आते वक्त मेरा वो गोल्डन स्टैचू वहाँ से किसी भी हालत में ढूंढ कर मेरे पास वापस लाना है। वो बादशाह बेंचाओ को अपना एक गोल्डन लग देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ये लो और मेरा काम पूरा करके आना जिसके लिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया। अगर इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि वहाँ
वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, वो तुम्हें ऐसे आसानी से उस स्टैचू को वहाँ से लाने नहीं देंगे। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तब मिस्टर बैन अपने पाँव पे गिर जाता है और बादशाह को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं इसके लिए जान भी दे दूंगा। दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर बैंगू और उसका दोस्त जा रहे होते हैं बाजार के बीच में, जहाँ मिस्टर बैंगू अपने दोस्त से कहता है कि वो लड़की तो बहुत चालाक निकली, वो हमारा इस्तेमाल करके इस बाजार से भाग गई। जिसकी तुमने हमारे सामने बहुत तारीफें की थी वो तो एक गद्दार निकली। मैं तो उसकी मदद कर रहा था और उसने मुझे ही वहाँ फंसा दिया। ये कहते ही हम देखते हैं मिस्टर बैंगू का दोस्त उसकी गर्दन से पकड़ कर कहता है कि वो सामने देखो। हाँ, मिस्टर बैंगू कहता है कि हुबेंस की आर्मी कहाँ से आ गई यहाँ। अभी उसका दोस्त बोलता है कि आ जाओ मिस्टर बैंगू, साइड पर होकर देखते हैं। जैसे ही वो साइड पर जाते हैं सड़क किनारे, वहीं पर वो आर्मी गुजर रही होती है, जहाँ खड़े दो लोग पीछे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि यही है हुबेंस की आर्मी, मगर हमारा मास्टर तो इनसे बहुत ज्यादा जोर है, वो इनको एक ही झटके में मार देगा। ये सुनते ही मिस्टर बैंगू का दोस्त वहाँ बहुत गुस्से में आता है और उनसे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। मगर मिस्टर बैंगू उसको वहाँ से खींच कर ले जाता है और कहता है कि छोड़ो इन्हें, आगे चलो, तुम क्या छोटी छोटी बातों पर लड़ने बैठ जाते हो। आगे चलते ही मिस्टर बैंगू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वेस्टर्न रीजन चलोगे। मिस्टर बैंगू का दोस्त थोड़ी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंपीरियल आर्मी का एक रॉयल गार्ड हूँ। मिस्टर बैंगू कहता है कि तो उन्हें तुम बता दो तुम वहाँ आर्मी की स्किल्स और आर्मी के लिए अचीवमेंट इकट्ठी करने जा रहे हो। जहाँ वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरा बड़ा भाई आर्मी का जनरल है, मगर मेरा भाई का दोस्त मेरे भाई को मना करके कहता है कि इसे जाने मत देना। मिस्टर बैंगू कहता है कि चलो ठीक है, फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं फिर भी वहाँ तुम्हारे भाई से बात करके देखूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं, जहाँ उनके साथ एक मास्टर और उसके दो गार्ड होते हैं। जहाँ मिस्टर बैंगू उस आदमी से कहता है कि तुमने इतना ज्यादा पाउडर अपने मुंह पे क्यों लगाया हुआ है, पागल हो क्या तुम। मिस्टर बैंगू का दोस्त हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ पाउडर से अपना मुंह छुपा रहा है और अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझ रहा होगा। अभी वहाँ से एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को ये रूम चाहिए क्या। तो मिस्टर बैन कहता है कि नहीं, हमें ये रूम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें इस रूम की जरूरत होगी। तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर बेन चाओ को नींद आई होगी। ये सुनकर बेन चाओ हैरान हो जाता है कि मैं मिस्टर बैंगू की कॉपी करके घूम रहा हूँ, मगर ये फिर भी मुझे पहचान गई और अब मेरे लिए मसला होगा। कहते ही वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अभी वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही बूढ़ा आदमी नजर देता है जिस बूढ़े आदमी ने इन लोगों को उन सिपाहियों से बचाया था। मिस्टर बैन इसको देखकर आगे बढ़ता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें उनसे बचाया और मुझे अभी तक आपका वो एहसान याद है मिस्टर, और अब मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया और आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते ही मिस्टर बैन कहता है कि क्या आप वाकई में मेरा इंतजार कर रहे थे, वैसे आपको क्या बात करनी है। तो हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालता है और म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। जहाँ उसकी बेसुरी आवाज को सुनकर मिस्टर बैंगो और उसका दोस्त आगे भागने लगते हैं, मगर वो उनके सामने आ जाता है और वो फिर पीछे मुड़ जाते हैं ताकि इसकी बेसुरी आवाज से बच सके। और वो दोबारा से फिर उनके आगे आ जाता है और अपना बेसुरा गाना बंद कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो मेरी आंखें ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, मेरी आंखें चील जैसी तेज हैं। ये कहता ही मिस्टर बैंगो हंसता है और कहता है कि पागल हो गए हो क्या बूढ़े, तुम एक अंधे हो और मैं तुम्हारी आंखें लेकर अपने आप को भी अंधा कर दूं। ये कहता ही मिस्टर बैंगो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मेरे ग्रैंडपा की आंखें कभी भी खराब नहीं हो सकती। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर बैंगो को दिखाया जाता है जहाँ वो बैठा उन्हीं किताबों को पढ़ रहा होता है जो सब इसके साथ पास्ट में हुआ होता है। अभी वो बैठा किताबें पढ़ रहा होता है तो अचानक उससे बाहर से एक गार्ड की आवाज आती है और वो गार्ड इससे कहता है कि एक बंदा तुमसे मिलने आया है। तो मिस्टर बैन हैरान होकर कहता है कि इस टाइम वो भी एक बंदा मुझसे क्यों मिलने आया होगा। अभी मिस्टर बैन कहता है ठीक है, भेज दो इसे अंदर। अभी हम देखते हैं एक बंदा अंदर आता है तो मिस्टर बैन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आप इस टाइम यहाँ क्यों आए हैं, आपको मुझसे कोई काम था तो आप मुझे बुला देते, मैं आ जाता। हाँ, वो यंग मास्टर कहता है कि क्या मेरे पाँव नहीं, मैं चल के नहीं आ सकता। तो मिस्टर बैन शर्मिंदा होते हुए कहता है कि क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते, हर टाइम लड़ते ही रहे क्या। ये कहते ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को मिस्टर बैन की तरफ फेंक देता है। तो मिस्टर बैन पूछता है कि ये क्या है, जहाँ वो लड़का इससे कहता है कि इस स्वॉर्ड को सेरेनिटी स्वॉर्ड कहते हैं। हाँ, मिस्टर बैन बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या ये वो मो फैमिली की स्वॉर्ड है। ये कहते ही वो उसे वहीं पर खोल देता है, मगर उस स्वॉर्ड से इतनी रोशनी निकलती है कि उसकी अपनी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, वो इसकी रोशनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, मगर वो फिर भी इसको खोल लेता है। इस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा
ज्यादा रोशनी निकलती है जो इर्द गिर्द फैल जाती है। हाँ, वो यंग मास्टर आते ही कहता है कि इस स्वॉर्ड को देखा, ये कितनी ज्यादा ही चमकदार है, मैंने आज तक ऐसी स्वॉर्ड नहीं देखी। अभी वहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें यंग मास्टर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर बहुत ज्यादा घायल होकर बैठा होता है। तो उसका मास्टर ऊपर आ जाता है। यंग मास्टर कहता है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ उसका मास्टर कहता है कि क्या तुम रो रहे हो। तो यंग मास्टर वहाँ बहुत शर्मिंदा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो यंग मास्टर पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में दर्द हो रहा है, और अगर जब तुम्हें दर्द होना शुरू ही हुआ तो तुमने फाइट को क्यों नहीं रोका और तुम फाइट करते क्यों रहे। अगर इस फाइट को इसी तरह तुम कंटिन्यू रखते तो तुम्हारी अपनी भी जान जा सकती थी इस फाइट में। अभी वो यंग मास्टर कहता है मैं अपने दुश्मन को जब तक मार ना दूं तो मैं तब तक नहीं रुकता। वैसे भी अभी भी मैंने फाइट इसीलिए रोकी कि मुझे नींद आ रही थी। तब मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें नींद आई थी तो तुम कहीं और जाके सो जाते, बल्कि यहाँ छत पे चुपके से बैठ कर रोने नहीं लगते। यहाँ यंग मास्टर कहता है कि नहीं मास्टर, आप चिंता मत करें मेरी। तो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारी चिंता होती है मुझे, वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है और अभी तक तुमने मुझसे ये नहीं सीखा कि मैं आज तक नहीं रोया बल्कि अपनी तकलीफों को बर्दाश्त ही करता रहा हूँ। तो तभी वो यंग मास्टर गुस्से में कहता है कि आपको मेरे पिता ने सिर्फ जिम्मेदारी सौंपी है और ये नहीं कहा कि आप मेरे बड़े बन। अभी वो मास्टर कहता है कि तुम्हारा पिता बेन ब्याओ एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर था। अभी वो यंग मास्टर कहता है कि आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो मास्टर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें काफी अरसे से ही नोट कर रहा था और तुमने जिस पृथ्वी पे जन्म लिया है ये पृथ्वी सिर्फ मौत का गढ़ है और तुम्हें इस मौत के गढ़ में अपने आप को सरवाइव करना है और मरना किसी भी हालत में नहीं है और मुश्किलात तुम पर आती रहेंगी, मगर तुमने इन सारी मुश्किलों को सख्त मुकाबला देकर अपने से दूर भगाना है। अब यंग मास्टर पूछता है कि डेथ का इरा कैसे। तो वो मास्टर बताता है कि इस डेथ के इरा का मतलब ये है कि लोग यहाँ खौफ से मर जाते हैं कि कोई मुझे मार ना दे या कोई किसी से डर के मर जाता है। तो तुम्हें अपनी पूरी बहादुरी से मरना है और जब तुम्हारी आखिरी सांस हो तो तब भी तुमने लड़के ही मरना है। यहाँ वो यंग मास्टर कहता है कि अगर मैं डर के भी जीऊं तो मैं काफी ज्यादा अरसा जी लूंगा और अगर मैं बहादुरी से जीऊं तो मेरी जिंदगी कुछ ही दिनों की होगी। तो मास्टर उससे कहता है कि एक मिसाल मेरे बड़ों ने मुझे दी थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। अभी वो मास्टर उसको एक स्टोरी सुनाने लग जाता है और बताता है कि एक बहुत बड़ा आदमी था मगर वो अपनी जिंदगी डर के गुजारता था। वो जल्दी मर गया मगर एक आदमी था जिसके पास ना स्वॉर्डमैन स्किल्स थी ना कुछ, यहाँ तक कि उसको मार्शल आर्ट की एक टेक्निक भी नहीं आती थी, खाली वो ऑब्जर्व और अपने आप का बचाव जानता था। तो तब भी वो बहादुरों की तरह जिया और आज तक वो हीरो ही कहलाया है। अभी वो यंग मास्टर कहता है कि आप मुझे जाइनी और जाइकी की स्टोरी के बारे में तो नहीं बता रहे। तभी वो मास्टर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उन्हीं की स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। और तभी वो मास्टर कहता है कि किंग वोयान भी एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो था, उसको भी लोग उसके नाम से ही जानते हैं। वो बहुत बहादुर और पावरफुल था मगर उस टाइम उसके सेक्ट के लोगों ने उसका यूज नहीं किया और वो ऐसे ही मारा गया। उसकी बॉडी और उसकी पावर सारी जाया कर दी उसके सेक्ट के लोगों ने, ना उसका यूज किया। तो अभी यंग मास्टर कहते हैं कि क्या मैं इतना पावरफुल बन सकता हूँ मास्टर। तो मास्टर से बताता है कि क्यों नहीं, तुम उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो अगर उसके लिए तुम्हें ना रोना है ना कुछ, बल्कि एक पावरफुल आदमी बनकर दूसरों की मदद भी करनी है और अपना भी डिफेंस करना है। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करे मगर उसको अपनी पावर से नहीं मारना, और अगर कोई तुम्हें मारने ही वाला हो तो तब तुम अपनी पावर यूज करके अपने को बचाना। कहते ही हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट के सीन में आ चुके होते हैं जहाँ बेन चाओ और उस लीडर का बेटा वहाँ बैठा होता है, जहाँ बेन चाओ उसको ये सारी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि इस तलवार का यूज सही तरीके से करना, ना कि किसी गरीब आदमी को मारना बल्कि उनकी मदद करना। तभी वो लीडर का बेटा कहता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड उठाकर ले जानी है और तुम यहाँ से चले जाओ इन फॉरेस्ट सिटी में, वहाँ पर तुम्हारा सामना कीहन नाम के बंदे से होगा। अभी ये सुनते ही बेन चाओ कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। यहाँ वो लड़का कहता है कि मेरा नाम साइलोन है, गॉड तुम्हारी मदद करे और तुम अपने मिशन में सफलता हासिल करो। कहते ही साइलोन वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज होता है, हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हाँ बेन चाओ पूछ रहा होता है कि आयरन फॉर सिटी में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो वो आदमी उसको बताता है कि वहाँ को जो सबसे बड़ा पहले से वो वहाँ ड्यूटी करता है, उसका नाम हुशिकी है। मैं उसको अभी मैसेज भेज दूंगा कि आप वहाँ आ रहे हैं, वो आपका ख्याल रखेगा। तो तभी बेन चाओ उससे कहता है कि नहीं, ये जर्नी मेरी अकेले की है, मेरा कोई इधर ख्याल रखने वाला नहीं हो, बल्कि मैं इस जर्नी से एक्सपीरियंस हासिल करूँ और अपनी टेक्निक का यूज करना जान सकूँ। वो उस आदमी से कहता है कि अब तुम जा सकते हो और हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी जानता है वहाँ पर बेन चाओ और उसकी सिस्टर खड़े होते हैं। बेन चाओ की सिस्टर उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम इसे एक हेयर ब्रश से आगे जाओगे और वहाँ फाइट करोगे। यहाँ बेन चाओ कहता है
है कि हाँ मैं आगे इसी की मदद से जाऊंगा और जहाँ तक इसने मेरा साथ दिया मैं वहाँ तक जाऊंगा, वरना मैं पैलेस में जाकर उस आदमी की मदद ले लूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ बहुत जोर जोर से बेल बजना शुरू हो जाती है, जहाँ वो लड़की कहती है कि ये कैसी आवाज है। तो बेंचाओ कहता है कि खामोश हो जाओ, ये बेल की आवाज नहीं बल्कि कोई यहाँ पर स्वॉर्ड्स बना रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी वहाँ पर स्वॉर्ड बना रहा होता है। तभी मिस्टर बेन कहता है कि इस वक्त तो मार्केट ओपन भी नहीं हुई, तो ये बंदा इस वक्त काम करने क्यों आया है, और काम करने नहीं बल्कि इसने तो काम शुरू ही कर लिया है। और मुझे लगता है कि हमें वो पर्सन मिल गया जिसकी हम तलाश कर रहे थे सिस्टर। अभी उसकी सिस्टर पूछती है कि ये कौन है, क्या तुम इसको जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ शायद ये हुआन शिंक है। तो अभी हम देखते हैं कि बेंचाओ अंदर आता है कमरे में और उसकी बॉडी पर देखता है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उस पर टैटू बने होते हैं और ये अंदर कमरे में बैठकर स्वॉर्ड्स बना रहा होता है। और वो स्वॉर्ड्स बनाते बनाते देखता है कि कोई लड़का इसके पास मिलने आया है। तो मिस्टर बेन कहता है कि क्या तुम मिस्टर क्यू हो। भी वो आदमी कहता है कि तुम गलत आदमी के पास आ गए हो, मैं कोई मिस्टर नहीं, मेरा नाम ब्लैक स्मिथ है, यहाँ पर सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अभी बेंचाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम हुआ शिकी हो। और जो ब्लैक स्मिथ है बेस्ट मार्शल आर्ट यूजर, वो एक आयरन फॉरेज की सिटी में है और तुम उसके नाम पर फेक यहाँ बने फिर रहे हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि मिस्टर बेन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो आदमी भी हैरान हो जाता है कि इसको ये कैसे पता चल गया आखिर। तो अभी मिस्टर बेन कहता है कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, प्लीज मगर मेरा एक काम कर दीजिए, मेरी ये स्वॉर्ड है इसको रिपेयर कर दे। जैसे ही वो बेंचाओ की स्वॉर्ड को देखता है और वो बहुत हैरान होता है और बेंचाओ से कहता है कि यंग मैन ये स्वॉर्ड मुझे दे दो, मगर बेंचाओ बहुत जिद करता है, वो स्वॉर्ड उसको नहीं दे रहा होता। तो वो उसके हाथों से बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके गले पे तलवार रख देता है। तो अभी मिस्टर बेन की सिस्टर वहाँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ब्रदर ख्याल से। तो तभी हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ऊपर आता है और बंदे को जोरदार किक मारता है। वो बंदा वहाँ से दूर जाके गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे हमारा 200 लाइक्स का गोल है, तो प्लीज इसको भी पूरा कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।